नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज हम नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हर शनिवार रविवार हफ्ते में एक दिन आपको नए विषय के बारे में जानकारी दें। नया वर्ष आने वाला है, तो मुझे लगता है ये आखिरी शनिवार है, ये आखिरी हफ्ता है। फिर अगला हफ्ता जो नेक्स्ट वीक आएगा वो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है बहुत खास है। आज का विषय सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो युवा हैं, स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का विषय हमने रखा है रिलेशनशिप, रिवेंज, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और संबंधित लोग। क्योंकि आज का विषय बहुत नाजुक सब्जेक्ट पर है, रिश्ता, रिलेशन। और जो रिलेशन है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशन अलग अलग प्रकार के हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। रिश्ते हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। जब ये रिश्ते मधुर होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ज़िंदगी बहुत आराम से जाती है। कई बार ये रिश्ते बहुत कठिन हो जाते हैं और इनमें कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से ये रिश्तों में दरार पड़ती है और वो रिश्ते रिवेंज तक पहुंच जाते हैं। यदि हम रिश्तों की बात करें तो व्यक्तिगत रिश्ते, ब्लड रिलेशन, कुछ लोग लिविंग में रहते हैं जो बिना शादी के साथ रहते हैं, कुछ लोग शादीशुदा हैं उनके साथ भी डिस्प्यूट आता है। अब यहाँ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि क्या जो ब्लड रिलेशन है उसमें साइबर क्राइम हो सकता है। यदि कोई लिविंग में रह रहा है तो उसमें साइबर क्राइम हो सकता है, या पति पत्नी के बीच भी क्या साइबर क्राइम के लिए जगह है। और इनके अलग अलग विषय हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं। पर उस पर चर्चा करने से पहले मैं कहूँगा एक और रिश्ता होता है जिसको जो आज के समय पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है कॉर्पोरेट रिलेशन, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी आता है, एक कर्मचारी का उसकी कंपनी के संबंध। वहीं B2B हम कह सकते हैं, व्यवसाय से व्यवसाय, मतलब संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के प्रति संबंध, उनसे भी उनका रिलेशन होता है। इसी के साथ में B2C, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यवसाय या कंपनियों का उनके कस्टमर या क्लाइंट के साथ में रिश्ता होता है। इन सभी रिश्तों में कहीं ना कहीं IT सर्विसेज अपनी जगह बना चुकी हैं। यदि हम व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, पति पत्नी की बात करें, तो इसमें भी IT सुविधाओं, IT संसाधनों का स्थान आ चुका है और महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसे में क्या इनका दुरुपयोग या साइबर क्राइम बढ़ रहा है, या साइबर क्राइम इनके लिए खतरा है, और यदि है तो इसको लेकर क्या नियम है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार साइबर फ्रॉड के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक तो फ्रॉड के उद्देश्य लोग साइबर क्राइम करते हैं, और दूसरा रिवेंज या बदला लेने के लिए करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम NCRB के आंकड़ों को देखें तो तेलंगाना में साइबर अपराधों में फ्रॉड और धोखाधड़ी नंबर 1 पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिवेंज या बदला या नफरत से होने वाले साइबर अपराधों की, जो व्यक्तिगत बदला के लिए साइबर अपराध किए गए हैं, वो 2nd नंबर पर है। राज्य में दूसरा सबसे आम कारण है। कुल 485 साइबर अपराध यदि घटित हुए हैं, 485 साइबर अपराध व्यक्तिगत बदला लेने के मकसद से किए गए, जबकि 116 अपराध क्रोध के कारण किए गए। तो क्रोध वहीं होता है जहां रिश्ता होता है, जहां प्रेम होता है। अब प्रेम है, जब अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, तो लोग अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, कई बार पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे का फ़ोन शेयर करते हैं, और ऐसे कई फोटोग्राफ या वीडियोस लेते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, न्यूड हो सकते हैं, सेमी न्यूड हो सकते हैं, गोपनीय हो सकते हैं, और वो हम अच्छे पलों में लेते हैं। और फिर उसका दुरुपयोग तब होता है जब उन रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो आज का विषय दोस्तों हमने मुख्य रूप से ये सोच कर रखा है कि यदि, चूंकि आज की ज़िंदगी हमारी फास्ट चल रही है और ऐसी समस्याएं लगातार आ रही हैं, इन समस्याओं में, ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या क्या कारण हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, कहीं हम जाने अनजाने में अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या पति पत्नी या पत्नी पति का मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं? क्या ये सही है, गलत है, अपराध तो नहीं हो रहा है? इसी प्रकार रिश्तेदारों में भी, जैसे माता पिता का, हम अपना फोन, माता पिता का ATM कार्ड, माता पिता के नाम के अकाउंट्स को हम उनकी, या रिश्तेदार भाई बहनों के नाम के अकाउंट्स को क्या हम बिना अनुमति, बिना जानकारी की उनके एक्सेस कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार जब हम प्रेम में होते हैं, लिविंग में हैं, तो क्या हम अपने पार्टनर का मोबाइल फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, उसकी लोकेशन या उसको मॉनिटर कर सकते हैं? ये हमें अधिकार है।
या उसके जो डेटा या प्राइवेट फोटोग्राफ्स उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चीज़ें लोगों की दिमाग में आती हैं जिनका आज हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार अभी एक घटना मेरे सामने आई जिसमें कि ऐसे दुरुपयोग भी होते हैं जिसमें कि एक पत्नी के द्वारा पति के ईमेल अकाउंट से मेल किया गया, उसके पहले अकाउंट को एक्सेस किया गया और मेल किया गया खुद को कि एक उसमें दहेज प्रथा की डिमांड की गई पत्नी के घर वालों से, तो पत्नी ने स्वयं ईमेल किया। दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है। इसी प्रकार जो व्यवसाय की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, तो वहाँ पे भी कई कंपनियां फेस करती हैं कि हमारा टेंडर बनना था, रेट लीक हो गए। कई कहती हैं हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई फॉर्मूला तैयार किया, वो किसी ने लीक कर दिया। तो ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर हमने वीडियो तैयार किया है, लेकिन ये वीडियो हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ये क्या है, इससे संबंधित कानून क्या है, कानून में इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसको लोग कैसे करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उस सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पति पत्नी रिलेशनशिप में या माता पिता के रिलेशनशिप में कैसे कोई कितना हद तक किसी का प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है, क्या पति पत्नी में भी प्राइवेसी या निजता का अधिकार होना को सुरक्षित रखा गया है, इसको लेकर कानून क्या बोलता है। बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, डिवोर्स केसेस, जिसमें कि एविडेंस के तौर पे अडल्ट्री के केसेस में अडल्ट्री को प्रूफ करने के लिए कई बार हस्बैंड या वाइफ के द्वारा एक दूसरे का पीछा किया जाता है, एक दूसरे के मोबाइल हैक किए जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उनको लेकर कानून क्या कहता है। तो ऐसा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कंप्लीट हस्बैंड वाइफ और रिलेशनशिप पे रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कानून और क्या क्या सही गलत लोग करते हैं जब वो डिवोर्स एप्लीकेशन लगाते हैं या बिना डिवोर्स एप्लीकेशन के ही शक के दायरे में आकर एक दूसरे के साथ में गलत करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मुद्दों पे हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। आज के पार्ट में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे आपसे कि ये कैसे लोग करते हैं आपका फोन है, और क्या इसको लेकर क्या कानून है और क्या तकनीकियाँ इसमें उपयोग होती हैं। तो एक केस आया, एक कंपनी का केस था, जिसमें उसकी एक आपको मैं केस का टाइटल बताता हूँ, रश्मि निगम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये MP हाई कोर्ट का केस था, जिसमें महिला आरोपी थी और उनके द्वारा एक कंपनी, फार्मा कंपनी में काम करती थी, और वहाँ का एक महत्वपूर्ण फार्मूला से संबंधित डॉक्यूमेंट, कोई ड्रग, कोई कंपनी जो कि फार्मा कंपनी थी, दवा बना रही थी, उसको ऑफिशियल ईमेल ID का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को शेयर कर दिया गया। यह अपराध है IT Act 66 में, क्योंकि आपने उस ईमेल का अनाधिकृत एक्सेस किया, आपको ईमेल का उपयोग करके किसी थर्ड पार्टी को डेटा भेजने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार एक और केस आया नर्मदा हॉस्पिटल का, आपने भोपाल में नाम सुना होगा। नर्मदा हॉस्पिटल है जहां पर एक IT ऑपरेटर ने, IT अधिकारी के द्वारा कंपनी का डेटा चोरी करके, हॉस्पिटल का जो पेशेंट्स का डेटा था उसको चोरी किया पेन ड्राइव में और किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। तो ऐसे ये जो कॉर्पोरेट रिलेशन है इनमें ये भी बड़े नाजुक होते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे विषयों पर हमने वीडियो तैयार किया है। हम जो नेक्स्ट वीडियो है बिल्कुल उसमें आपको ये संपूर्ण जानकारी, हम आपको जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या लिविंग रिलेशनशिप को लेकर जो नियम कानून सिक्योरिटी मेजर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको बताएं कि ये इस टाइप की इस टाइप की स्टॉकिंग या मॉनिटरिंग, अनऑथराइज एक्सेस कैसे होता है, इसके लिए कौन सी टेक्निक उपयोग करते हैं, आप कैसे सुरक्षित रहें इससे, और इससे संबंधित क्या नियम कानून है, यदि कोई करता है तो कहाँ गलत करता है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो विशेष रूप से केवल रिलेशन के लिए बनेगा, वो भी पति पत्नी और लिविंग रिलेशन के लिए। आज हम सामान्य रिलेशन की बात करेंगे और सामान्य नियम कानून की बात करेंगे। कई बार ये घटनाएं बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। एक मामला मेरे सामने आया जिसमें एक लड़की की शादी फिक्स हुई। शादी के बाद कुछ समय तक वो जिससे शादी होनी थी उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन में रही, लेकिन किसी कारण शादी हो नहीं पाई। तो उस व्यक्ति ने उस दौरान जो फोटोग्राफ, कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ लिए थे, वो उस लड़की की वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी प्रकार एक हस्बैंड वाइफ का मामला मैं आपको चर्चा करूंगा, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज प्रकाशित हुई थी, जिसमें पुणे में एक हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ के फोन में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डालने का मामला आया, जिसमें पुलिस ने पाया कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ के फोन में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाला गया और उसके बाद में उसको फॉलो किया गया, जबकि उनका ऑलरेडी डिवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग था, फैमिली कोर्ट में। इसी प्रकार और भी अलग अलग मामले आपको देखने मिलेंगे, जिसमें अभी गंभीर अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में पति पत्नी और वो का मामला,
जिसमें एक पत्नी के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के फ़ोन में एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाला गया और उस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, इसको हम स्पाईवेयर में कह रहा हूँ जिसका अलग अलग नाम हो सकते हैं, ट्रैक व्यू कंपनी का आता है, उस अपने हस्बैंड के बहुत सारी फोटोग्राफ लिए गए, बहुत सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए गए। उसको तब मालूम चला जब झगड़े में पत्नी के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई जो उसको लगा तो प्राइवेट थी और उसको शक हुआ कि मेरा फ़ोन कोई हैक कर रहा है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो ऐसे अलग अलग मामले, अलग अलग केसेस आते हैं जिसको लेकर हमें गंभीर होना चाहिए कि यह अपराध भी हो सकता है और इसको लेकर क्या कानूनी पहलू हैं ये भी समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि इससे संबंधित कानून क्या है, मोबाइल अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट की परिभाषा क्या है लॉ में। जैसा कि मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि हम लोगों को सभी को, यदि हम लोग मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, बैंकिंग, ई बैंकिंग उपयोग करते हैं तो एक बार IT एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे समस्याओं के और प्रश्नों के समाधान हमें मिल सकते हैं। जो मोबाइल हम उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं, जो ऑनलाइन अकाउंट्स हम उपयोग करते हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसको लॉ में कंप्यूटर की परिभाषा के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है, ये आंसर भी आपको IT एक्ट में मिलेगा। जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको कंप्यूटर की श्रेणी में IT एक्ट में परिभाषित किया गया है। जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है वो भी कंप्यूटर संसाधन के रूप में किसी सर्वर पर, सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर है, पर स्टोर है और उसको एक्सेस करने के लिए आपको अधिकृत किया गया है। तो जो व्यक्ति अधिकृत है वो व्यक्ति उपयोग करेगा। तो अगर हम टेक्निकली कानूनी परिभाषा इसकी बात करें तो बिल्कुल आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो या जो आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो कंप्यूटर संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब बात हम करेंगे इसके उल्लंघन की, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एक्ट में ये नहीं परिभाषित किया गया है कि यदि पति अपराध करेगा तो अपराध नहीं होगा, पत्नी अपराध करेगी तो नहीं होगा, या ये क्रिया जो अनाधिकृत एक्सेस या हम जिसको हैकिंग बोल सकते हैं, बिना अनुमति किसी के संसाधनों, कंप्यूटर संसाधनों को एक्सेस करना अपराध है। पर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप लिविंग रिलेशन में रहते हो तो आप कर सकते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो करते हो। भाई आपको कंपनी में अगर आप काम करते हो तो एक पर्टिकुलर आपको कंप्यूटर या पर्टिकुलर कोई ईमेल आईडी एक्सेस करने के लिए अधिकृत किया गया है, ना कि आपको पूरे ऑफिस का सब कुछ एक्सेस करने के लिए कहा गया है। तो यदि आप किसी भी संसाधन को जिसको एक्सेस करने की अनुमति नहीं उसको भी एक्सेस करते हो तो वो भी अपराध हो जाता है। तो यहाँ अपराध को परिभाषित किया गया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति करेगा तो अपराध होगा। तो यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर भारत में पार्टनर के अकाउंट हैक करने को लेकर एकमात्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। यदि कोई अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, देखिए हमेशा मैं कहता हूँ 2 टाइप के उपचार आपके लिए हो सकते हैं यदि आप कभी पीड़ित होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी का ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान, अद्वितीय पहचान संख्या या विशेषता, जिसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका पैन कार्ड नंबर है, उससे आपको लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने अपने कुछ और वीडियोस हैं उन पे भी बताया हुआ है। तो पहचान चोरी मतलब अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का धोखाधड़ी या गलत आशय से पासवर्ड उपयोग करता है, बायोमेट्रिक उपयोग करता है या कोई भी ऐसी विशेष पहचान संख्या उपयोग करता है तो वो अपराध करेगा जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार एक सेक्शन 66E है कि यदि आपने किसी का फ़ोन एक्सेस किया, किसी का अकाउंट एक्सेस किया और उस पर कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, उससे कोई जानकारी कलेक्ट करी और वो जानकारी को आपने ऑनलाइन प्रकाशित किया या ट्रांसमिट किया, मतलब आप उसके फ़ोन पे एक स्पाई ऐप डालते हो, स्पाई ऐप डाल के उसके फ़ोन से उसके इंटीमेट फोटोज़ को निकालते हो, तो वो भी अपराध होगा। 66E एक धारा है IT एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप किसी की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, किसी के प्राइवेट फोटोग्राफ को कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक्शन 66 जो महत्वपूर्ण है, जो कहता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, अर्थात कंप्यूटर से संबंधित अपराध। अब यहाँ पे मैं फिर आपसे कहूँगा, कंप्यूटर की श्रेणी में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कंप्यूटर पर स्टोर है या कंप्यूटर के अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स पर स्टोर है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली दैट एनी एक्ट रिलेटेड टू सेक्शन 43, यहाँ पे 2 सेक्शन महत्वपूर्ण है, 43 और 66। तो 43 में जो एक्टिविटी दी गई है उनको यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या
गलत उद्देश्य से करता है तो अपराध कारित करेगा, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब हमें यहाँ समझना कि आखिर वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कंप्यूटर से संबंधित अपराध में आती हैं या धारा 43 में इनको परिभाषित किया है। तो बहुत सामान्य है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मालिक या अधिकृत उपयोगकर्ता। अब मालिक कौन होगा? यदि कोई ईमेल अकाउंट को एक्सेस करती हैं, भले ही आपकी पत्नी हो, भले ही आपका दोस्त हो, भले ही आपका बेटा हो, या भले ही आपका बिजनेस में कोई एम्प्लॉय हो, आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हो, अगर वो एक्सेस है, वो उसका स्वामी है एक्सेस करने के लिए, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। और यदि आप किसी अकाउंट को एक्सेस करते हो तो वो नहीं कर सकते। एक मामला आया था जिसमें एक एटीएम फ्रॉड हुआ। एटीएम ऑनलाइन अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया, तो अकाउंट एक्सेस किया गया, बैंक अकाउंट थ्रू एटीएम। इसकी शिकायत हुई क्योंकि लगभग 3 लाख का फ्रॉड हुआ था। वो मध्य प्रदेश की घटना है। और उसमें जब पुलिस ने जांच किया तो पाया कि वो उनके बेटे के द्वारा ही रुपए निकाले गए थे। चूंकि रुपए निकले थे, एटीएम का दुरुपयोग हुआ था, अनऑथराइज एक्सेस हुआ था अकाउंट का, तो बेटे पे भी एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है बिना अनुमति किसके? मालिक या अधिकृत उपयोगकर्ता के। यदि कोई बिना अनुमति कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन में आपका डेटा भी आता है, डेटाबेस भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। जो अकाउंट आपका है वो डेटा और सॉफ्टवेयर डेटा के रूप में किसी भी बैंक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर पे स्टोर होता है, तो वो कंप्यूटर संसाधन की श्रेणी में आएगा। तो अगर इन चीजों को कोई आपसे अनुमति के बिना एक्सेस करता है, पहुंच प्राप्त करता है, आपकी बिना अनुमति के बिना उसको उपयोग करता है, तो अपराध होगा। यदि उसमें से कोई डेटा डाउनलोड करता है, डेटा को कॉपी करता है या डेटा को ट्रांसफर करता है, तो वो भी अपराध होगा। यदि आपके फोन में कोई वायरस डालता है या ऐसा मेलवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम डालता है जिससे आपके फोन को, कंप्यूटर को या अकाउंट को क्षति होती है, तो ये भी अपराध होगा। इसी प्रकार यदि उस कंप्यूटर में स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचाता है या उसको खराब करने की कोशिश करता है, वो भी अपराध होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एविडेंस है और आपके पार्टनर ने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। इसी प्रकार यदि आपका फोन है, आपका अकाउंट है और उसको किसी ने आपके पार्टनर के द्वारा आईडी पासवर्ड बदल दिया गया, अब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, जबकि वो आपका ही है, आप ही उपयोग करते थे। कई बार ऐसा होता है कि शादियों के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद हम अपना आईडी पासवर्ड अपने पार्टनर को बताते हैं और जब प्रॉब्लम होती है तो पार्टनर उसका आईडी पासवर्ड बदल देता है ताकि आप खुद एक्सेस ना कर पाओ, फिर आपके ही प्रोफाइल को एज एविडेंस यूज करने की कोशिश करता है। या उससे गलत ईमेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पति की आईडी से ही पत्नी ने दहेज प्रथा के केस के लिए दहेज की डिमांड का ईमेल भेज दिया। तो ऐसे ऐसे मामले आते हैं, तो उनका एक्सेस, उनको खुद की आईडी को एक्सेस करने से रोकना और बिना अनुमति उनकी आईडी को एक्सेस करना। अब इन समस्त कार्यों में यदि कोई किसी की सहायता भी करता है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार माना जाता है जितना जिम्मेदार कोई व्यक्ति होता है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि एक वाइफ, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मोबाइल को हैक कराया, तो जो हस्बैंड, जिसने कराया वो भी अपराधी और जिसने सहायता करी, मतलब उसके फ्रेंड ने, उसके प्रेमी ने, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार से यदि कोई उसमें कुछ डेटा डालता है, नष्ट करता है, डिलीट करता है, तो वो भी अपराधी होगा। अब इन कार्यों को यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धड़ी या बेईमानी की वजह से करता है तो अपराध होगा। और यदि उसने किया, उससे आपको क्षतिपूर्ति, कुछ नुकसान हुआ, तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उसको नुकसान देना होगा। तो ये 2 प्रावधान है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल उपचार आपके लिए है, यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप अंडर सेक्शन 43, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताई है, आप भी देखिए चैनल पे जाके, हमने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको बताया कि एक स्पेशल कोर्ट होती है आईटी एक्ट के अंतर्गत, द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी उसमें एज अ क्वासी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हियरिंग करते हैं, वहां पर आप फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 43। तो जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा आपका पार्टनर, भले ही वो हस्बैंड हो, आपका लिविंग पार्टनर हो, आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला हो। पर यदि उसने आपकी अनुमति के बिना आपके अकाउंट को एक्सेस किया है, उससे आपको कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे। और यदि जानबूझकर बेईमानी पूर्वक किया है तो फिर वो अपराध है जिसके ऊपर उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होता है, कैसे लोग मॉनिटरिंग कर लेते हैं। भाई ये तो मैंने आपको बताया कि अपराध होता है, क्या कानून की परिभाषा, पर फिर भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम के प्रमुख कारणों में से 2nd नंबर पर रिवेंज, बदला और क्रोध।
तो जब रिश्ते मधुर होते हैं उसके बाद जब इसमें खटास आती है तो लोग फिर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। और इवन एक जनरल सर्वे में अगर आपको बताऊं, जनरल आंकड़े बताऊं, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में ज़्यादातर अपराध ऐसे होते हैं जिसमें उनका कोई ना कोई परिचय या कोई नज़दीकी वाला व्यक्ति ही होता है। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा मतलब किसी को कैसे पता चलता कि मैं कहाँ हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैट उसके पास है, मेरा जो मैं बात करती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग सामने वाले के पास है, तो ये या मेरे घर पे फ़ोन रखा तो उससे मेरे कुछ फोटोग्राफ कैप्चर हो गए, ये कैसे मालूम चलता? अब इन प्रश्नों के आंसर हम समझेंगे। तो इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं पार्टनर के द्वारा, या जो हम जिसको अपराधी बोल सकते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा रिवेंज और बदला के लिए स्पाईवेयर टूल का उपयोग किया जाता है। इसको हम स्पाईवेयर भी बोल सकते हैं, कीलॉगर भी बोल सकते हैं, और आजकल इसको नया नाम दिया क्या, स्टॉकवेयर। इसको इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। किसी को स्टॉक करने के लिए जिन टूल्स का उपयोग हो वो स्टॉकवेयर नाम दे दिया गया है। तो सामान्य रूप से ऐसे स्पाईवेयर टूल्स का उपयोग होता है जो आपके फ़ोन पर इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये इंस्टॉल करने में लगभग 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड का समय लगता है। फिर ये हिडन रूप से काम करता है, और जब ये हिडन रूप से काम करता है तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर? एक सामान्य कीलॉगर, मतलब कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पहले यूज होता था आपके की स्ट्रोक जो होते हैं कीबोर्ड पर, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसके एडवांस वर्जन आ चुके हैं, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के एडवांस वर्जन आ चुके हैं जो हिडन मोड में काम करते हैं। आपके स्क्रीनशॉट लेते हैं, मतलब हर 3 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड में स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन के लेता जाएगा। फिर आपके वेबकैम से भी शॉट ले सकता है, आपके वेबकैम का यूज कर सकता है, आपका जो फ्रंट कैमरा रहता है उससे ही फोटोग्राफ ले सकता है, आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। आप जो भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो अपने मोबाइल में उसको भी ये रिकॉर्ड को कैप्चर कर सकता है, और ये हिडन मोड में काम करेगा। साथ ही साथ में इसको जो अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको फ़ोन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एक बार आपके फ़ोन को फिजिकली एक्सेस करने की आवश्यकता होगी सिर्फ उसमें इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद अपना फ़ोन आप लेके जाइए, जो सॉफ्टवेयर में उसमें लोग डालेंगे उस पर उसका एक ऑनलाइन अकाउंट भी क्रिएट होता है। तो ऑनलाइन अकाउंट की आईडी पासवर्ड इसमें सेट कर दी जाती है। फिर जब ऑनलाइन अकाउंट वो कहीं से भी व्यक्ति एक्सेस करेगा तो आपके फ़ोन की जो जानकारी है वो कंप्लीट ऑनलाइन पहुंच जाएगी। इसको हम इस एंड में अभी प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग इस डेटा को आपके फ़ोन से हटा लेते हैं। ये भी हमने आज इस पर करके दिखाया हुआ है, और ये इसलिए मैं फिर कहूँगा कोई भी इसका ऐसे संसाधनों का दुरुपयोग ना करे, अपराध है। सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए हमने इसको इसमें शामिल किया है कि आप लोग समझें कि आपका फ़ोन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आपको ये किसी को भी नहीं देना है, आप कितने भी रिलेशन में रहो। आपने एक केस सुना होगा, मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, पर एक श्रद्धा मर्डर केस आया था। तो श्रद्धा वाले केस में भी उसके हस्बैंड मतलब पहले अच्छे संबंध रहे होंगे, उसके बाद ही उस व्यक्ति ने उसका मर्डर किया था। तो रिलेशन कभी भी किसी हद तक किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको आपका डेटा, आपका फ़ोन हमेशा ऐसी स्थिति में भी सुरक्षित रखना है। तो एक तो स्पाईवेयर आपके फ़ोन में डाला जाता है, वो कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे काम करता है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता है व्हाट्सएप का। आपके व्हाट्सएप पे आपके लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन होता है, जिसमें लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है 8 घंटे तक। कोई भी व्यक्ति अगर आपका पहचान का है, आपसे लेकर आपकी लोकेशन शेयर कर सकता है, और सुबह से शाम तक आप कहाँ गए वो ट्रैक करेगा, और शाम को आपके फ़ोन में देख लेगा, वो खुद के फ़ोन में देख लेगा, क्योंकि उसने उसको खुद को आपकी लाइव लोकेशन शेयर की होगी। इसी प्रकार से व्हाट्सएप वेब एक एप्लीकेशन आती है। एक मामला मेरे सामने आया था, वो भी हस्बैंड वाइफ का था, जिसमें पति के द्वारा पहले पत्नी के फ़ोन के व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब के द्वारा एक्सेस किया गया। QR कोड स्कैन करके हैक हो जाता है, जैसे आप लोग विंडोज या कंप्यूटर पे QR कोड स्कैन करते हो। तो पहले उसने एक्सेस किया, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा एक नंबर उस अपनी पत्नी के साथ काम करने वाले कर्मचारी के नाम से सेव किया गया। और आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जब आप बात करते हो, चैट करते हो, तो जो नाम आप सेव करते हो, नंबर किसी का भी हो, और चैट में वही नाम डिस्प्ले होता है जिस नाम से आपने सेव किया हुआ है। तो वो एक्सेस कर रहा था, तो उसने दोनों के बिहाफ में, पत्नी के बिहाफ में और उस व्यक्ति के बिहाफ में जिसके नाम से सेव किया था, फर्जी चैट तैयार किया, और उसका उपयोग करके, उसका यूज करके अडल्ट्री के केस में, डिवोर्स केस के लिए फाइल कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन ही आता है कि आपको अपना फ़ोन कितना सुरक्षित रखना है, रेगुलर चेक करना है कहीं आपका व्हाट्सएप कहीं एक्सेस तो नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, लिंक्ड डिवाइस एक ऑप्शन आता है जो राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन रहता है,
उसमें लिंक्ड डिवाइस में जाइए, अगर आपका व्हाट्सएप कहीं पे लॉगिन है तो उसको लॉग आउट करिए, और ये आपको हमेशा करते रहना चाहिए। यदि आप अपना फ़ोन उपयोग नहीं कर रहे हो तो आपको अपना डेटा भी बंद करके रखना चाहिए। डेटा तभी ऑन करिए जब आप एक्सेस करते हो, ताकि यदि कोई व्यक्ति के द्वारा कनेक्शन बनाया गया है तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाए। तीसरी आती है रिमोट एक्सेस ऐप। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कि आपके फ़ोन को, कंप्यूटर को रिमोटली दूरस्थ जगह से कोई एक्सेस करे। ये टूल विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। मान लीजिए आपका कोई सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है और वो रिमोट लोकेशन पे है, इंजीनियर लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है, वो जा नहीं सकता, तो वो कहता मुझे रिमोट एक्सेस दे दीजिए। मतलब ऑनलाइन वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेगा अपने ऑफिस में बैठे बैठे। इसके लिए एप्लीकेशंस आती थी, आज भी आती हैं, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जाने लगा टेक्निकल जो लोग हैं उनके द्वारा। और इवन जो फ्रॉड के लिए भी आजकल उपयोग हो रहा है, EKYC के नाम पर सबसे ज़्यादा इस टूल का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले आपके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करता है, आपसे एक बार एक्सेस की परमिशन ले लेता है, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर वो आपके फ़ोन को पूरा ऑपरेट करता है। ये दोनों प्रैक्टिकल आज हम करके देखेंगे लास्ट में कि कैसे रिमोट एक्सेस के थ्रू आपका फ़ोन कोई एक्सेस करता है, और कैसे आपका जो फ़ोन है उसमें स्पाईवेयर टूल डाल के रिमोटली आपके फ़ोन से स्क्रीन फोटो कैप्चर करता है, रिकॉर्ड आपको रिट्रीव करता है। उसके पहले हम समझेंगे जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये आते कैसे हैं। तो सामान्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले आपका पार्टनर आपका फ़ोन फिजिकली एक्सेस करता है एक बार, और उसमें डाल देता है। इंस्टॉल करने के बाद में उसको हाइड कर देता है, आपको दिखाई नहीं देता है। और कई बार वो आपसे किसी काम के उद्देश्य से आपका कॉन्फिडेंस लेते हुए आपसे एक लिंक भेजेगा, और उस लिंक के माध्यम से भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें बिजनेस रिलेशन की, तो बिजनेस रिलेशन में अनाधिकृत एक्सेस के मामले आते हैं। उसमें भी लोग रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आपको डालते हैं कुछ टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे और फ्रॉड करते हैं। इसी प्रकार गोपनीयता का उल्लंघन, आपका जो डेटा है, डेटा चोरी के मामले भी आते हैं। तो ये भी अपराध है। ये भी IT एक्ट में बिना अनुमति से ज़्यादा या बिना अनुमति किसी कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, ऑफिस के डेटा को लीक करना, किसी व्यक्ति के साथ शेयर करना भी अपराध हो सकता है। आपको अपने ऑफिस या आपके कार्यालय में, आपके व्यवसाय में केवल संसाधनों का उस हद तक उपयोग करना चाहिए जहां तक आपको परमिशन दी गई है। उससे ज़्यादा यदि आप एक्सेस करोगे तो यह अनाधिकृत एक्सेस होगा, मतलब आपने बिना अनुमति पहुंचते ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया, और जो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो अभी तक हमने देखा कि क्या खतरे हैं, कैसे होता है, और इसका वीडियो भी अभी हम देखेंगे, इसको संबंधित नियम कानून क्या है। अब हम समझेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपके फ़ोन में कुछ गलत डला हुआ है। तो इसके लिए आप देखोगे कि कोई ऐप, जब ये ऐप डलते हैं, इंस्टॉल होते हैं, तो आपका ऐप में जो डेटा और प्रोसेसिंग लगातार चलती है, क्योंकि वो हिडन रहती है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये ऐप रन हो रही है कि बंद है, पर वो रन होती है। तो आपके फ़ोन की स्पीड जो है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो होगी या वो हैंग होगा। फिर उसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन होगी, डेटा भी आपका आप यूज नहीं करोगे फिर भी आपका डेटा खत्म होगा। फिर इसके बाद में आप लगातार ज़्यादा गर्म होने की शिकायत भी आपको आएगी कि यार मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ, फिर ही मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है। इसी प्रकार अनचाहे विज्ञापन और पॉपअप्स भी आपको आएंगे, क्योंकि जो फ्री एप्लीकेशंस होती हैं वो फ्री में इसीलिए आपको दी जाती हैं ताकि उसमें लोग अपना एडवर्टीजमेंट कर सकें, उसका कमर्शियल उपयोग कर सकें। तो आपको लगातार कुछ पॉपअप आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ये क्यों आ रहे हैं। फिर यदि आपका जो जब भी आप ऐसे इंस्टॉल करें, ऐसी ऐप आपके फ़ोन में होंगी, तो आपको एक पॉपअप बार बार आपका फ़ोन एंड्रॉयड सिस्टम आपको भेजेगा, डिसेबल एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी डिसेबल, जब ये फ़ोन स्पाईवेयर डलता है वायरस, तो ये आपके एंटी मेलवेयर जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं आपके फ़ोन में, उनको वो इसको डिटेक्ट कर लेता है, तो वो आपको पॉपअप देगा। तो इस प्रकार से आपके फ़ोन में अगर कोई असामान्य व्यवहार बनता है तो बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल तो नहीं है। तो ये तो था कि आप कैसे सामान्य रूप से पहचानने की कोशिश करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं डला है, तो आप क्या सतर्कता रखें, क्या सावधानी बरतें यदि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको डिटेक्ट होता है। तो आप सबसे पहले विचार आपको करना चाहिए कि भाई मैं अपने फ़ोन को कैसे अपडेट कर दूं। आप अगर महत्वपूर्ण डेटा नहीं है तो उसको रीसेट कर सकते हो एक बार, या अपने जो भी अकाउंट्स हैं आपके, सबके पासवर्ड बदलिए। फ़ोन से डेटा कनेक्टिविटी बंद करिए, फ़ोन से आप वाईफाई बंद करो, डेटा भी बंद करो। जब तक आप ये इंश्योर नहीं करते हो कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको उससे पब्लिक कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी उसकी बंद करनी होगी।
आपके फ़ोन को लॉक भी करिए। वह इसके बाद आप सेटिंग में जाइए। मैं एक और सुरक्षा उपाय बताता हूँ जिसके थ्रू आप ऐसे ऐप्स को सामान्य रूप से बंद कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएं अपने फ़ोन की, सेटिंग में जाके आपका एक ऐप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑप्शन रहता है। ऐप मैनेजमेंट पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो लॉन्च का या ऑटो रन का, या कुछ अलग नाम भी, आपके डिफ़ॉल्ट कुछ अलग नाम हो सकता है आपके फ़ोन में। बस लगभग ये ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो ऑटो लॉन्च होती हैं। जैसे ही आपका फ़ोन चालू होता है ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती हैं। जैसे फेसबुक है, आपका मैसेंजर्स है, ये एप्लीकेशन ऑटो रन होती हैं जब आप अपना फ़ोन चालू करते हो। तो जो आपको देखना है कि जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो ठीक है, लेकिन जो यूज नहीं करते हो, क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन डली हुई है जो ऑटो रन हो रही है, तो उसको भी आपको इमीडिएटली ऑटो रन को डिसेबल करना होगा। तो इस प्रकार से आपको सावधानी भी रखनी है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि रिश्तों में भी यदि आप अपराध करोगे तो अपराध होता है सामान्य रूप से। इसीलिए यदि आप देखेंगे कि यदि आप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का उपयोग भी करते हो बिना अनुमति किसी व्यक्ति के, तो वो अपराध होगा। बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के एविडेंस कलेक्ट करते हैं, बिना जानकारी के स्पाइंग करते हैं, फ़ोन टेप करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। इस सब कुछ अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जो आपको हम नेक्स्ट वीक अवेलेबल कराएंगे। अभी हम समझेंगे कि कैसे आपके फ़ोन में जो रिमोट एक्सेस ऐप है जिसका उपयोग करके आपके फ़ोन को कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कैसे स्पाइंग ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है और रिमोटली कैसे डेटा उसका एक्सेस किया जाता है। कई बार लिंक के थ्रू मोबाइल में रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लिंक है जो व्हाट्सएप पर शेयर की गई। उसके बाद में जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता है। उसको क्लिक करने के बाद में प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, वो ओपन हो जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद में जिस तरीके से आपके पास में एक सेशन की का ऑप्शन आता है, तो सेशन की एंटर करने के बाद में जो एप्लीकेशन है उसमें परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है, परमिशन का एक्सेस देना रहता है। जैसे ही आप परमिशन को एक्सेस दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं सारी परमिशंस को, तो जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। और इस तरीके से जो जिस भी व्यक्ति ने वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करी होगी वो आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले सकता है। सो आप देख सकते हैं आगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जो एप्लीकेशन है उसके इंस्टॉल होने के बाद में जो दूसरा फ़ोन है जिस पे एक्सेस जा रहा है वो किस तरीके से सारी आपके फ़ोन का एक्सेस देख सकता है। जैसे चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, चाहे वो फ़ोन पे एप्लीकेशन हो या अन्य इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो, वो सभी का एक्सेस आपका एक्सेस उनके पास में चला जाता है। और इस तरीके से वो सारी डिटेल्स जो आपके फ़ोन में हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। कई बार हमारे फ़ोन में हिडन एप्लीकेशन या स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं। जो भी ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो फ्रॉडस्टर हो या आपका कोई थर्ड पर्सन हो, पहले वो अकाउंट क्रिएट करते हैं जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में एक स्कैनर के माध्यम से जिस भी फ़ोन में वो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको स्कैन करके उस फ़ोन में जो लिंक है उसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही वो उस पर स्कैन करते हैं, इस तरीके की एक एपी की फ़ाइल जो है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होती हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए इनकी एपी की फ़ाइल ही आप जो रहती है वो अवेलेबल रहती है। सो इसको स्कैन करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल करने के बाद में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किड्स के लिए है या किसी और के लिए या आपके खुद के फ़ोन के लिए। जिस भी फ़ोन में वो इंस्टॉल करना चाहते हैं उस फ़ोन में वो ओन फ़ोन चूज़ करके इसको प्रोसीड करते हैं। इसके बाद में सारी जो भी परमिशंस है उसको एक्सेस दे देते हैं, सारी परमिशंस को एक्सेस ग्रांट कर देते हैं। जैसे कि जो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस रहती हैं उन एप्लीकेशंस में जब भी आप नेट बंद कर देते हैं या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन से हट जाती है। पर कीलॉगर सॉफ्टवेयर में स्पाइंग सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो वन टाइम रहते हैं। तो इस तरीके से जो भी फ्रॉडस्टर है या थर्ड पर्सन है वो आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं और ये जो एप्लीकेशन रहती है वो एप्लीकेशन आपके
नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह दिखती नहीं है, क्योंकि ये एक हिडन एप्लीकेशन रहती है। उसके बाद में जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपके अकाउंट में लॉगिन करते हैं, उस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं सेम उसी आईडी पासवर्ड से जो आईडी पासवर्ड उन्होंने अपने एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट की हुई थी। लॉगिन करने के बाद में दोबारा से सभी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आपकी लोकेशन है, कॉन्टैक्ट है, मोबाइल फ़ोन गैलरी है या अदर जो भी आपके फ़ोन का डेटा है, उसकी परमिशन को ग्रांट एक्सेस दे देते हैं। इसके बाद में एक कोड इसमें एंटर करना रहता है। जैसे ही वो पिन एंटर करते हैं तो जो एप्लीकेशन है वो आपके मेन स्क्रीन से या होम पेज से वो एप्लीकेशन हाइड हो जाती है, तो वो एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिखती नहीं है, पर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल रहती है। इसके बाद में जो फ्रॉडस्टर है वो अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में वो कुछ इस तरीके से जो भी आपका फ़ोन का डेटा है वो आप वहाँ पे उनको दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी वो Redmi 6 Pro फ़ोन में हुई थी, और Redmi 6 Pro इस तरीके से उनके जो सर्वर है, कह सकते हैं उनका जो अकाउंट है ऑनलाइन, उस पर पूरी उसकी डिटेल्स उस पर दिख रही है। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, उनके जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ उनकी, चाहे वो चैट के स्क्रीनशॉट हो, मैसेज हो, कॉल लॉग्स हों या अदर आपका जो भी पर्सनल सेंसिटिव डेटा है आपके फ़ोन में रिकॉर्ड स्टोर्ड है, उन सब की डिटेल उन तक पहुंच जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एप्लीकेशन रहती है वो हिडन रहती है, जिसको आप नॉर्मल आप जैसे बाकी सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में दिखती है तो वो एप्लीकेशन आपको शो नहीं हो सकती है। इस तरीके की अगर आप हिडन एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में देखना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स पे आपको जाना होगा। सेटिंग्स में आपको ऐप्स का ऑप्शन आता है। ऐप्स में आप मैनेज एप्लीकेशंस पे जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको सारी जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप हैं वो दिख जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक एपी की फ़ाइल थी, तो वो सिंक सर्विस करके एक एपी की फ़ाइल इस फ़ोन में आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों आज हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि रिलेशन और रिवेंज भी अगर ऑनलाइन होता है, उसमें कोई रिवेंज लेता है तो ये भी अपराध हो सकता है, बहुत गंभीर अपराध हो सकते हैं। इसलिए कभी भी दुरुपयोग या बेईमानी या गलत उद्देश्य से अपने पार्टनर का आईटी संसाधनों को उपयोग न करें। जिस तरीके से ऑफलाइन हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को विश्वास में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार वो विश्वास हमें ऑनलाइन भी रखना चाहिए। और जो हेट या मैं कहूँगा नफरत या क्राइम वाली जो कंटेंट है, डेटा है, वो हमें एक दूसरे मतलब अपने पार्टनर के प्रति कभी भी ऑनलाइन प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कई बार हम बहुत गुस्से में बहुत गलत कदम उठा देते हैं जिससे आपके पार्टनर की बदनामी होती है, उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है और साथ ही साथ में हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति करता है वो भी अपराध करता है, उसको भी जेल जाना होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो सेकंड जो वीडियो इस पर हम बनाएंगे वो ज़रूर देखिए। इसमें विशेष रूप से हमने पति पत्नी और रिलेशनशिप के ऊपर बनाया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।